की 100 खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है जहां पर पानी के लिए संग्राम छिड़ा हुआ है। सूरतगढ़ में सिंचाई पानी को लेकर किसान घेराव करेंगे। सुबह 11 बजे थर्मल प्लांट 2 नंबर गेट पर किसान सभा करेंगे। एटा सिंगरासर माइनर निर्माण आंदोलन से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो पानी के लिए एक बार फिर से यहां पर संग्राम छिड़ने वाला है। सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बताया जा रहा है कि किसान आज सभा करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर और अभी क्या कुछ हलचल है वहां पर? देखिए, पिछले काफी वर्षों से ये किसान सिंचाई पानी की एटा सिंगरासर माइनर के निर्माण की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के तकरीबन 54 गांवों के किसान आज यदि संख्या में बात करें तो तकरीबन सैकड़ों की संख्या में किसान सूरतगढ़ थर्मल के गेट नंबर 2 पर आज आम सभा का आयोजन करेंगे और आम सभा के साथ साथ सिंचाई पानी की मांग को लेकर एटा सिंगरासर के माइनर के निर्माण की मांग को लेकर थर्मल का घेराव करेंगे। क्योंकि काफी समय से किसान इस जद्दोजहद में लगे हुए थे। आज के आयोजन को सफल बनाने के लिए गांव टू गांव, डोर टू डोर संपर्क करने में जुटे हुए थे संगठन प्रतिनिधि। तो प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है। कल शाम को ही प्रशासन के द्वारा सूरतगढ़ थर्मल के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, उसके लिए अतिरिक्त जाब्ता भी सूरतगढ़ बुलाया गया है। जी प्रियंका जी, लेकिन अशोक, सवाल ये है कि पानी तो किसानों के लिए जरूरी है ना। अगर पानी नहीं रहेगा तो किसानी कैसे करेंगे? और अगर पानी के लिए उन्हें इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो क्या वजह है इसके पीछे? क्या कहना है प्रशासन का? देखिए, ये जब 2006 में जब सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने जब आंदोलन किया था, तब उन्हें एटा सिंगरासर माइनर के निर्माण का एक आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था। लेकिन काफी बीत जाने के बाद में भी इस माइनर या कैनाल का निर्माण नहीं होने की वजह से जो सूरतगढ़ का टिब्बा क्षेत्र है, वहाँ के जो लगभग 54 गाँव है, जो ये गाँव सिंचाई पानी से प्रभावित हैं। ऐसे में इन्हें बरसाती पानी पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है और किसानों की मांग है कि हमारे क्षेत्र में भी एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण किया जाए ताकि यहाँ के स्थानीय किसानों को भी सिंचाई पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। जी, और बिल्कुल अशोक, पानी की मांग को लेकर लगातार ये किसान आंदोलन भी करते आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सभा के बाद क्या कुछ असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरें विस्तार से। खबर बूंदी से है जहां पर बदमाश बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। यहां पर लगातार आतंक देखने को मिला। शहर में 2 घंटे के अंदर 3 चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। नवल सागर झील पर घटी चाकूबाजी की घटना में करीब 12 बदमाशों ने कांग्रेसी पार्षद के बेटे मेहुल सोनी के कान पर चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी जोनू अजमेरी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी घटना चौगान दरवाजे की है, जहां 6 बदमाशों ने एक शख्स को चाकू मार घायल किया। और तीसरी घटना कोर्ट के सामने की, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक शख्स के पीठ पर चाकू से वार किया। दोनों ही मामलों में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो लगातार बार बार चाकूबाजी की घटना हो रही है। महज 2 घंटे में 3 जगहों पर चाकूबाजी की वारदात देखने को मिली। बूंदी से खबर आपको बता रहे हैं। वहीं लगातार इस तरीके के वारदात सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। कोटा से यह बड़ी खबर है जहां पर फर्जी कंपनी खोलकर व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी की गई। व्यापारियों के साथ 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। आरडी खोलकर रोजाना व्यापारियों से किस्त वसूला जा रहा था। 24 से अधिक व्यापारियों ने मामला दर्ज कराया है। तो वहीं 6 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। व्यापारियों ने आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से, जहां पर फर्जी कंपनी खोलकर व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी की गई। ओम प्रकाश सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। ओम प्रकाश, पूरा मामला बताइए कि धोखाधड़ी ये कैसे की गई और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल मामले पर? पहले है वहाँ जहाँ सिमलिया इलाके में करीब 85 से अधिक जो व्यापारियों से के साथ लोन के नाम पर पैसे देकर उनको विश्वास में जीता गया। उसके बाद में आरडी खोलकर रोजाना उनकी किस्तें वसूलते थे और उनकी बाद किस्तें वसूलने के बाद उनको वापस नहीं देकर करीब 85 व्यापारियों के साथ अब तक
35 लाख रुपए से अधिक की ठगी की वारदात फिलहाल सामने आई है। पीड़ित जो व्यापारी है उन्होंने हालांकि सिमलिया थाने में मामला दर्ज करवाया है और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज करवाया है। हालांकि व्यापारियों को पहले आरोपियों ने चेक दिए थे और विश्वास जीता, लेकिन वो चेक भी लगातार बाउंस हो रहे हैं और लगातार जो आरोपी हैं वो इनके साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद में परेशान जो व्यापारी है फरियादी वो पुलिस की शरण में गए हैं और फिलहाल मामला दर्ज करवाया है। अभी तक 2 दर्जन जो पीड़ित व्यापारियों ने मामला दर्ज करवाया है, लेकिन 85 से अधिक ऐसे व्यापारी हैं जिनके साथ 35 लाख रुपए से अधिक की ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका। हालांकि वो जो आरोपी हैं वो परिचित ही हैं और व्यापारी दूसरे व्यापारी ही कहा जा सकता है एक तरह से, लेकिन पहले विश्वास में लेकर फिर आरडी खोलकर लगातार उनसे किस्तें वसूलते थे और मोटी रकम देने का लालच देकर उनके साथ इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस मामले में पूरे मामले में सिमलिया थाना पुलिस है जो मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द इन जो नामजद आरोपी 6 हैं उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ओम प्रकाश, 6 नामजद आरोपी हैं तो देर क्यों हो रही है पुलिस को, क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का मानना है कि वैसे ये मामला कुछ दिनों पुराना है तो इनके बीच में समझाइश हो गई थी और ये जब शिकायत दी तो वापस लेने का प्रयास कर रहे थे और इनके बीच में एक राजीनामा टाइप हो गया था। उसके बावजूद जब राजीनामा पूरी तरह से नहीं हुआ और पैसा उन्होंने जो आरोपी उन्होंने पूरी तरह से पैसा जब नहीं दिया तो कल ही इन्होंने मामला दर्ज करवाया और जल्द अब मामला दर्ज करवाने के बाद नामजद आरोपियों के जो ठिकानों वहां पर पुलिस की अलग अलग टीमें दबिश दे रही है। पुलिस का मानना है कि क्योंकि नामजद हैं, पहचान पूरी तरह से हो गई है, उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द इन तमाम जो 6 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ओम प्रकाश, क्या व्यापारियों की ओर से कोई अल्टीमेटम भी दिया गया है कि कब तक कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन करेंगे? व्यापारियों ने जो पीड़ित व्यापारी उन्होंने न केवल थाने में मामला दर्ज करवाने के बाद आंदोलन की चेतावनी दी बल्कि उन्होंने धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। पीड़ित जो कस्बे के व्यापारी चंद्र प्रकाश नामा, मुकेश मेघवाल, मुरली सोनी, नंद बिहारी सेन, तमाम जो व्यापारी ओम प्रकाश, अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक मामले पर एक्शन लेती है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दे दिया। यहां कुलगाम में राजस्थान के रहने वाले एक बैंक मैनेजर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस टारगेट किलिंग को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग, बैंक में घुसकर मैनेजर की हत्या। शाह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, हर हत्या का हिसाब होगा। कायर पाकिस्तानी दरिंदे, दहशतगर्द कायर आतंकवादियों को जमीन के पाताल से भी निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे और इनको इनके पापों की सजा जो इनको मिलनी चाहिए वो जरूर देंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। यहां कुलगाम में आतंकियों ने बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में आतंक की ये पूरी वारदात कैद हो गई। मैनेजर विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे और मोहनपुरा ब्रांच में कार्यरत थे। विजय की हत्या की खबर से पूरा हनुमानगढ़ स्तब्ध हो गया। परिजनों समेत लोगों में विजय की हत्या पर आक्रोश है। उन्होंने बार बार हो रही ऐसी घटनाओं को रोकने और सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की है। आज सुबह 11 बजे के लगभग मैं खाना खाने की तैयारी कर रहा था, तभी दोस्त किसी ने फोन किया कि टीवी पर ये खबर चल रही है, विजय कुमार नाम बता रहे हैं राजस्थान का। तो मैंने भी टीवी ऑन किया तो टीवी में देखा तो वो नाम आ रहा था। तभी ये पत्नी को भी पता चल गया। फिर मैंने फोन करके पूछा तो वो बता रहे थे अभी घटना तो हो गई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी 10 फरवरी को शादी हुई थी। पिछले 1 महीने में आतंकियों ने 6 टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। 12 मई को बडगाम में
सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या की। 13 मई को पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठाकुर को गोली मारी। 24 मई को कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी की हत्या की गई। 25 मई को टीवी कलाकार अमरीन भट्ट को गोली मारी। 31 मई को कुलगाम में शिक्षिका रजनी बाला की हत्या की। 2 जून बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धारा 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर के सामान्य हालात से आतंकी बौखलाए हुए हैं। आतंकी और उनके आकाओं को कश्मीरी पंडितों के लौटने का सबसे ज्यादा डर है। लोगों में खौफ का माहौल पैदा करने के लिए आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। इसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। बैंक मैनेजर था जिसको मारा, आज क्या कसूर था उसका, क्या गलतियां की, रजनीवाला की क्या गलती थी, तो टीचर थी, पढ़ा रही थी। राहुल भट्ट की क्या गलती थी, वो तो एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिसर था वो। तो ये जो मौतें हैं, हम लोग को बलि का बकरा चढ़ाया जा रहा है और इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या से पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों का धैर्य जवाब दे गया है। पिछले 12 मई से कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन चल ही रहा है। अब उसमें कश्मीर के आम लोग भी शामिल हो रहे हैं और आतंकियों का जल्द से जल्द हिसाब पूरा करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर दौसा से सामने आ रही है, जहां पर 2 पक्षों में बवाल हुआ है। 2 पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग हुआ। महिला से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में बताया जा रहा है कि 11 लोग घायल हो गए हैं। दौसा अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कर दिया गया है और मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और इसके साथ ही पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल मारपीट में 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब तक बाड़ेबंदी की बात नकार रही कांग्रेस ने आखिरकार अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि उदयपुर के जिस होटल में कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था, उसी होटल में विधायकों को राज्यसभा चुनाव तक रखा जाएगा। मौका चुनाव का हो या फिर सियासी संकट का, बात राजस्थान की हो या दूसरे प्रदेश की, जब भी कांग्रेस संकट में फंसती है, बाड़ेबंदी से उस संकट का हल निकालती है। और यही हाल राज्यसभा चुनाव को लेकर भी है। प्रदेश में 4 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव में 5वें प्रत्याशी की एंट्री से पार्टी और सीएम गहलोत की धड़कनें बढ़ी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने और समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी का फैसला किया है। बाड़ेबंदी के लिए कांग्रेस और उनके समर्थक विधायकों का उदयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। खबर है कि कुछ विधायकों को सीधे उदयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है, तो कुछ विधायक जयपुर से उदयपुर पहुंचेंगे और ये सब उसी होटल में ठहरेंगे जहां कांग्रेस ने चिंतन शिविर लगाया था। निर्देश यही है, सब लोग CMR पहुंचेंगे, उसके बाद आगे का डिसाइड होगा। और जिस प्रकार से बीजेपी ये सारा षड्यंत्र रचती है, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, और अब वापस जब उनके पास वोट ही नहीं है, उसके बावजूद सेंध लगाने के लिए निर्दलीय फार्म भरवा कर जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर माहौल बनाना चाहते हैं, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वो कह रहे हैं हमारी तो बाड़ाबंदी नहीं है, हमारा तो प्रशिक्षण शिविर है। तो प्रशिक्षण शिविर में ये सिखाएंगे क्या कि झूठ कैसे बोला जाता है, पाप कैसे किया जाता है, बेईमानी कैसे की जाती है, लोगों के वोट कैसे तोड़े जाते हैं, पैसों का लेन देन कैसे किया जाता है, वो सिखाएंगे। मतलब हमारी तो बाड़ाबंदी, उनका प्रशिक्षण शिविर। जो बीजेपी की सरकार है वो सोच रही है कि पता नहीं इस देश में किस तरह का तानाशाह ये राज करना चाहते हैं
कि किसी ना किसी तरीके से जनप्रतिनिधि हों चाहे कोई और हो, बिजनेसमैन हो, उनको किस तरीके से दबाया जा सकता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही हो। इससे पहले कई बार कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हो चुकी है। गहलोत सरकार में सबसे पहले 2019 में महाराष्ट्र के विधायकों की जयपुर के रिसोर्ट में बाड़ेबंदी हुई। उसके बाद फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश के विधायकों की जयपुर में बाड़ेबंदी हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते उस वक्त बाड़ेबंदी हुई थी। इसके बाद फरवरी 2020 में गुजरात कांग्रेस के विधायकों की जयपुर में बाड़ेबंदी हुई और फिर अप्रैल 2021 में असम के विधायकों को जयपुर में ठहराया गया। राजस्थान के विधायकों की पहली बाड़ेबंदी मार्च 2020 में हुई। मार्च 2020 में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश के विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। इसके बाद प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की दूसरी बाड़ेबंदी जुलाई 2020 में हुई। पार्टी पर आए सियासी संकट से बचने के लिए कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हुई और एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में हार के डर से पार्टी को विधायकों की बाड़ेबंदी पर मजबूर होना पड़ा है। देखेंगे, अभी तो खाना वाना खिलाएंगे सबको, फिर देख लेंगे कोई ईडी वाले छोड़ेंगे तो हम ले जाएंगे। देखिए, मैं सीधी बात बताऊं आपको, हमारे तीनों प्रत्याशियों के पास सरकार 126 का समर्थन है, वो पूरा का पूरा है। 42 वोट है। भाजपा ये जवाब दे कि 30 के बाद उसके वोट कहां से आएंगे। जब जब कांग्रेस पर सियासी संकट के बादल मंडराए तब तब बाड़ेबंदी के लिहाज से राजस्थान ही पार्टी की पहली प्राथमिकता रहा। प्रदेश में हुई ज्यादातर बाड़ेबंदी सफल भी रही। अब देखना यह है कि राज्यसभा चुनाव में ये बाड़ेबंदी काम आती है या नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।